आज हम झारखंड के सबसे बड़े प्रशासनिक प्रमंडल उत्तरी छोटा नागपुर की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे पास इस पर कुछ बहुत ही दिलचस्प नोट्स, नक्शे और स्लाइड्स हैं और पहली नज़र में देखें तो ये 7 जिलों की एक सूची लगती है। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ सूची पढ़ना नहीं है। सही कहा। हमारा मकसद इन 7 जिलों के बहाने एक बड़े सवाल का जवाब खोजना है कि किसी भी क्षेत्र की किस्मत वहां की जमीन के नीचे छिपे खजाने से कैसे तय होती है। कोयला, अभ्रक, पत्थर, ये सब कैसे शहर बसाते हैं, लोगों को खींचते हैं और उस जगह की पूरी पहचान ही गढ़ देते हैं। बिल्कुल। तो चलिए इस प्रमंडल की कहानी को एक अलग अंदाज में समझते हैं। हम एक एक कर जिलों को गिनने के बजाय उन्हें उनकी पहचान के हिसाब से देखेंगे और शुरुआत करते हैं उस इलाके से जो इस पूरे प्रमंडल की आप कह सकती हैं औद्योगिक धड़कन है, धनबाद और बोकारो से। हमारे नोट्स में धनबाद के लिए एक उपाधि है, भारत की कोयला राजधानी। ये तो हम सबने सुना है, लेकिन जो आंकड़ा मुझे सच में चौंका रहा है वो है जनसंख्या घनत्व। 1316 लोग प्रति वर्ग किलोमीटर। ये पूरे राज्य में सबसे ज्यादा है। ये सिर्फ एक नंबर तो नहीं हो सकता? नहीं, ये नंबर ही धनबाद की पूरी कहानी कहता है। 1956 में जब ये जिला बना तो इसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ कोयले से जुड़ी थी। देखिए, जहां कोयला वहां खदानें, जहां खदानें वहां रोजगार, और जहां रोजगार वहां देश के कोने कोने से आए हुए लोग। अच्छा। ये घनत्व उसी का नतीजा है। इसका मतलब है शहर के संसाधनों पर भारी दबाव, एक ऐसा शहरीकरण जहां सब कुछ खदानों के इर्द गिर्द घूमता है, और एक ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूरी तरह से बस एक ही खनिज पर टिकी है। कोयले ने धनबाद को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया, लेकिन इस पर निर्भरता ने दूसरी संभावनाओं को आप कह सकते हैं सीमित कर दिया। हमारे स्रोतों में तोपचांची झील, मैथन डैम और पंचेत डैम का भी जिक्र है। ये सिर्फ पिकनिक स्पॉट्स नहीं हैं। हाँ। ये विशालकाय जल स्रोत हैं जो कोयला खदानों और उससे जुड़े उद्योगों की पानी की जरूरत को पूरा करते हैं। तो यहाँ का पर्यटन भी कहीं ना कहीं उद्योग से ही जुड़ा हुआ है। दिलचस्प। और धनबाद से ही सटा हुआ है बोकारो, एक और बड़ा औद्योगिक केंद्र। लेकिन दोनों में एक एक बुनियादी फर्क है ना? धनबाद कोयले के कारण मतलब ऑर्गेनिकली विकसित हुआ लगता है, जबकि बोकारो को एक प्लान्ड सिटी के तौर पर बसाया गया। जी, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। 1 अप्रैल 1991 को धनबाद और गिरिडीह के कुछ हिस्सों को मिलाकर बोकारो जिला बनाया गया। इसका मकसद ही था देश के सबसे बड़े स्टील प्लांट बोकारो स्टील लिमिटेड के लिए एक आधुनिक शहर तैयार करना। इसीलिए आप देखेंगी कि बोकारो ज्यादा व्यवस्थित और नियोजित दिखता है। और यहाँ की अर्थव्यवस्था में स्टील के साथ साथ गोमिया में बना विस्फोटक कारखाना भी एक बड़ी भूमिका निभाता है। यहाँ एक और दिलचस्प बात है जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती। हमारे नोट्स बताते हैं कि बोकारो का मुख्यालय बोकारो स्टील सिटी में नहीं बल्कि चास में है। ऐसा क्यों? क्या इसके पीछे कोई खास योजना थी? हाँ, इसके पीछे प्रशासनिक और ऐतिहासिक दोनों कारण हैं। चास पहले से ही एक पुराना और स्थापित कस्बा था, जबकि बोकारो स्टील सिटी को पूरी तरह से प्लांट के कर्मचारियों के लिए बसाया गया था। तो प्रशासनिक केंद्र को पुराने शहर में बनाए रखने से एक संतुलन बना रहा। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि बोकारो सिर्फ स्टील और कारखानों की कहानी नहीं है। अच्छा। यहाँ लुगुबुरु घंटबाड़ी जैसा संथाल आदिवासियों का एक बहुत बड़ा और पवित्र तीर्थ स्थल भी है। ये दिखाता है कि कैसे आधुनिक औद्योगिकरण और सदियों पुरानी स्थानीय संस्कृति एक ही जमीन पर साथ साथ मौजूद हैं। वाह! तो ये है इस प्रमंडल का एक चेहरा, कोयला, स्टील, भारी उद्योग और घनी आबादी। लेकिन अगर हम यहाँ से थोड़ा आगे बढ़ें तो कहानी एकदम बदल जाती है। चलिए अब बात करते हैं उन जिलों की जिनकी पहचान खनिजों के एक अलग रूप से है, हजारीबाग और कोडरमा। हजारीबाग ये इस प्रमंडल का मुख्यालय है और 1834 में इसकी स्थापना हुई थी। मतलब ये एक बहुत पुराना प्रशासनिक केंद्र है। इसकी पुरानी अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकती हैं कि राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-20 इसी जिले से होकर गुजरता है। ये आज भी इसे राज्य के बाकी हिस्सों से जोड़ने वाली एक लाइफलाइन है। और यहाँ की भौगोलिक बनावट भी काफी विविध है। हमारे नोट्स में चंदवारा और जिलिंजा जैसी ऊंची चोटियों का जिक्र है और पर्यटन के लिहाज से भी यहाँ बहुत कुछ है। सूर्य कुंड का नाम तो मैंने बहुत सुना है, जो भारत का सबसे गर्म पानी का सोता है। इसका क्या महत्व है? इसका धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों महत्व है। उच्च तापमान की वजह से यहाँ के पानी में औषधीय गुण माने जाते हैं। इसके अलावा हजारीबाग अभयारण्य
पद्मा का किला और कैनरी पहाड़ जैसे स्थल इसे एक मजबूत पर्यटन केंद्र बनाते हैं। यहाँ की साक्षरता दर भी लगभग 70% है, जो दिखाती है कि काफी अच्छी है। हाँ, जो दिखाती है कि एक पुराना प्रशासनिक केंद्र होने के नाते यहाँ शिक्षा का एक मजबूत आधार रहा है। ये धनबाद और बोकारो के औद्योगिक विकास से अलग तरह का विकास है। और हजारीबाग से ही निकलकर 1994 में एक नया जिला बना, कोडरमा। इसे एक बहुत खास नाम मिला है, भारत की अभ्रक राजधानी यानी माइका कैपिटल ऑफ इंडिया। अभ्रक या माइका की क्या खासियत है? अभ्रक एक बहुत अनोखा खनिज है। ये गर्मी और बिजली का कुचालक होता है और इसमें एक खास तरह की चमक होती है। इसी वजह से इसका इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर कॉस्मेटिक्स तक में होता है। एक समय था जब दुनिया का ज्यादातर अभ्रक कोडरमा से ही जाता था। इसने इस छोटे से इलाके को अंतर्राष्ट्रीय नक्शे पर ला दिया था। वाह! अभ्रक के अलावा यहाँ क्वार्ट्ज और चूना पत्थर भी मिलता है। तो मतलब यहाँ की अर्थव्यवस्था भी खनिज पर आधारित है, लेकिन कोयले की तरह नहीं। हाँ, और ये फर्क बहुत बड़ा है। कोयला भारी उद्योग और बड़ी आबादी को जन्म देता है, जबकि अभ्रक का खनन उतना व्यापक नहीं होता है। इसीलिए कोडरमा धनबाद की तरह घना बसा हुआ नहीं है। खनिज के अलावा यहाँ का तिलैया डैम बहुत प्रसिद्ध है, जो दामोदर घाटी परियोजना के तहत बने शुरुआती बांधों में से एक है। साथ ही कोडरमा अभयारण्य भी है। तो यहाँ खनिज और प्रकृति का एक अलग तरह का संतुलन देखने को मिलता है। तो एक तरफ कोयले और स्टील का धुआं और घनी आबादी है, दूसरी तरफ अभ्रक और प्रशासनिक इतिहास। लेकिन इसी प्रमंडल में एक ऐसी दुनिया भी है जहाँ की पहचान खनिजों से नहीं बल्कि आस्था और प्रकृति से है। और ये हमें ले आता है गिरिडीह और चतरा की ओर। बिल्कुल, और ये बदलाव बहुत गहरा है। जैसे ही हम गिरिडीह की बात करते हैं, जिक्र आता है पारसनाथ पहाड़ का, जिसे सम्मेद शिखर भी कहते हैं। यह जैन धर्म का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। और ये बात सोचने में ही कितनी अद्भुत लगती है कि 24 में से 20 जैन तीर्थंकरों ने इसी एक शिखर पर मोक्ष प्राप्त किया। 20? हाँ, 20। इसीलिए इसे जैनियों का मक्का भी कहा जाता है। यानी इस जिले की पूरी पहचान ही इस एक आध्यात्मिक केंद्र से जुड़ी हुई है। 4 दिसंबर 1972 को बने इस जिले का आर्थिक और सामाजिक ताना बाना भी वो इस तीर्थ यात्रा से प्रभावित होता होगा। निश्चित रूप से। साल भर यहाँ देश दुनिया से जैन श्रद्धालु आते हैं, जिससे पर्यटन और उससे जुड़ी एक अलग तरह की अर्थव्यवस्था विकसित हुई है। ये धनबाद के इंडस्ट्रियल मॉडल से बिल्कुल उलट है। यहाँ की पहचान खदानें नहीं बल्कि आस्था है। और पारसनाथ के अलावा यहाँ खंडोली डैम और उसरी जलप्रपात जैसे खूबसूरत प्राकृतिक स्थल भी हैं, जो इस जिले के शांत चरित्र को और मजबूत करते हैं। बिल्कुल। गिरिडीह से अगर हम चतरा की तरफ जाएं तो कहानी और भी बदल जाती है। हमारे नोट्स में चतरा का एक आंकड़ा ध्यान खींचता है, साक्षरता दर, जो करीब 60% है। जब हम इसकी तुलना धनबाद के 74% से करते हैं तो ये काफी कम लगता है। क्या हमारे स्रोत बताते हैं कि इस अंतर का कोई खास भौगोलिक या सामाजिक कारण है? बिल्कुल। चतरा का अधिकांश हिस्सा ज्यादा ग्रामीण और वनाच्छादित है, मतलब जंगलों से घिरा हुआ। यहाँ बड़े पैमाने पर औद्योगिकरण नहीं हुआ, जिससे शहरी केंद्रों का विकास सीमित रहा। और इसका सीधा असर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं की पहुंच पर पड़ता है, जो इन आंकड़ों में झलकता है। अच्छा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व भी सिर्फ 280 के आसपास है, जो धनबाद के 1300 से कहीं कम है। लेकिन विकास के पैमाने सिर्फ साक्षरता दर या जनसंख्या घनत्व तो नहीं हो सकते। चतरा की अपनी क्या पहचान है? चतरा की असली दौलत उसकी प्रकृति और उसका धार्मिक महत्व है। यहाँ इटखोरी का प्रसिद्ध भद्रकाली मंदिर है, जो एक महत्वपूर्ण शक्तिपीठ माना जाता है। कौलेश्वरी पहाड़ है, जहाँ हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों का संगम देखने को मिलता है। ये इस इलाके की सांस्कृतिक समृद्धि को दिखाता है। और प्राकृतिक रूप से देखें तो लावालोंग अभयारण्य झारखंड के सबसे बड़े अभयारण्यों में से एक है। दामोदर और पुनपुन जैसी नदियां यहां से गुजरती हैं। तो चतरा की कहानी है कम औद्योगिकरण और ज्यादा प्राकृतिक व सांस्कृतिक विरासत की। अब हमने औद्योगिक केंद्र देखे, खनिज की राजधानियां देखी और आध्यात्मिक स्थल भी। अब आते हैं इस प्रमंडल के सबसे नए और सबसे छोटे जिले पर, जिसके अंदर इतिहास का एक ऐसा पन्ना छिपा है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। रामगढ़। रामगढ़ की कहानी वाकई दिलचस्प है। 12 सितंबर 2007 को बना यह जिला क्षेत्रफल में सिर्फ 1341 वर्ग किलोमीटर का है। आकार में छोटा होने के बावजूद इसका ऐतिहासिक महत्व बहुत बड़ा है।
अक्सर छोटे जिलों को बस एक प्रशासनिक इकाई मान लिया जाता है, लेकिन हमारे नोट्स में एक ऐसी बात है जो हैरान करती है। चाइना कब्रिस्तान, इसका इसका द्वितीय विश्व युद्ध से क्या संबंध है? ये एक अविश्वसनीय कहानी है सच में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चीनी सैनिक मित्र राष्ट्रों की सेना का हिस्सा बनकर बर्मा फ्रंट पर जापान के खिलाफ लड़ रहे थे। उस लड़ाई में घायल हुए हजारों सैनिकों को इलाज के लिए रामगढ़ लाया गया, जो उस समय एक बहुत बड़ा सैन्य प्रशिक्षण केंद्र और बेस था। यहीं इलाज के दौरान जिन 667 चीनी सैनिकों की मृत्यु हुई, 667? जी 667, उन्हें पूरे सम्मान के साथ यहीं दफनाया गया। ये जगह वैश्विक इतिहास की एक भूली हुई कड़ी है जो रामगढ़ की जमीन में छिपी है। यानी एक छोटा सा जिला अपने अंदर कितना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय इतिहास समेटे हुए हैं। ये तो वाकई में हैरान करने वाली बात है। और ये इकलौती पहचान नहीं है। रामगढ़ में ही मां छिन्नमस्तिका का विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ रजरप्पा मंदिर है, जो आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है। और साथ ही है पतरातू डैम और घाटी, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जानी जाती हैं। तो रामगढ़ आकार में भले ही छोटा हो, लेकिन इतिहास, आस्था और प्रकृति का एक शक्तिशाली मिश्रण है। तो इन सभी जिलों की यात्रा के बाद तस्वीर अब ज्यादा साफ हो रही है। ये सिर्फ 7 जिलों का समूह नहीं है, बल्कि 7 अलग-अलग दुनियाओं का एक संगम है। आइए कुछ मुख्य बातों को फिर से देखते हैं। एक तरफ धनबाद की कोयला राजधानी और बोकारो की स्टील सिटी है, जहां उद्योग और रोजगार ने घनी आबादी को जन्म दिया। तो दूसरी तरफ कोडरमा की अभ्रक राजधानी है, जिसने उसे वैश्विक पहचान दी। और हजारीबाग है, जो एक पुराने प्रशासनिक केंद्र के तौर पर अपनी अलग पहचान बनाए हुए है। फिर हम उस दुनिया में जाते हैं जहां जमीन के नीचे का नहीं, बल्कि ऊपर का खजाना ज्यादा कीमती है। गिरिडीह, जो जैनियों का मक्का है, और छतरा, जो अपनी प्राकृतिक सुंदरता और प्राचीन मंदिरों के लिए जाना जाता है। और अंत में रामगढ़, जो सबसे छोटा और नया होकर भी अपने अंदर द्वितीय विश्व युद्ध का एक भूला हुआ अध्याय समेटे हुए हैं। अगर हम इन सबको एक साथ देखें, तो इस प्रमंडल की विविधता और इसके अंदर के विरोधाभास साफ दिखते हैं। ये दिखाता है कि यह क्षेत्र प्राकृतिक सुंदरता, आध्यात्मिक केंद्रों और घने औद्योगिक शहरों का एक अनूठा मिश्रण है। तो ये थी उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल की कहानी, जहां हर जिले की अपनी एक अलग पहचान, अपनी अर्थव्यवस्था और अपना एक अलग चरित्र है। इन सभी स्रोतों से एक बात तो स्पष्ट है कि इस पूरे क्षेत्र की कहानी जमीन और उसके संसाधनों के इर्द गिर्द घूमती है। कोयले और अभ्रक ने जहां औद्योगिक केंद्र बनाए, वहीं जिन इलाकों में ये नहीं थे, वहां का विकास आस्था, प्रकृति या इतिहास के सहारे हुआ।